चलो तुम लोगों को हम समझा दिए तो बड़ी दिन बाद रे। हाँ वो छोड़ना, वो तो काम धाम में व्यस्त रहता है। अब अपना काम तुमको सिखा दिया है क्या? चलो हम तुम लोगों को 1916 की 3 घटना का जिक्र किए थे। उन घटना में हमने कहा था कि महात्मा गांधी का भारत आगमन, किसका? ये घटना कब की थी? तो 1915 का। 1915 में अब गांधी थे क्या? गांधी का बायोडाटा हम तुमको बतला चुके थे कि गांधी ये वो कैरेक्टर है जिसके बारे में सोचते हो कि वो महात्मा थे, तो महात्मा तात्मा कुछ नहीं थे। टॉप क्लास के, फर्स्ट क्लास के लफुआ थे, प्रकृति से शकी थे। राइटिंग बहुत खराब था। किनका? गांधी का। एनसीईआरटी पेज में देखना, पेज नंबर 2-3 में सब में सिग्नेचर मिल जाएगा गांधी का। साला 2 अक्षर का गांधी है लेकिन इतना लंबा सिग्नेचर बैठाएगा। पढ़े लिखे में बहुत तेज नहीं थे, हैंड राइटिंग उतने खराब था। यही कारण है कि उन्होंने कहा भी कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरी शिक्षा का पहला प्रमाण है। 7-8 में थे तो माँ बाप समझदार था, बचपन में शादी कर दिए, सब दूर हो गया। किनका? गांधी का। परिणाम ही हुआ। महात्मा तात्मा मत बोलो, अभी महात्मा बनने में टाइम लगेगा, अभी पहुंच रहे 16 तक, अभी महात्मा बनेंगे। परिणाम ये हुआ कि शादी हो गई। अब उनकी बीवी जो थी वो धर्मपरायण महिला थी, पूजा पाठ करने के लिए जाती थी। तो उनको क्या लगता था कि पूजा एक बहाना है, उससे मिलने जाना है, घर के धूम देते थे। ये काम महात्मा गांधी भी किया करते थे। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो गांधी के प्रति जो छवि है ना उनका, वैसे मैं गांधी का कट्टर समर्थक हूँ, भगत सिंह का। इनका ड्रॉबैक हम बहुत नहीं बताएंगे, घीन लगेगा। दूसरा चीज आ गया कि यही गांधी का इंग्लिश खराब था। मैट्रिक पास करने के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए कहाँ भेजे गए? तो लंदन भेजे गए। लंदन भेजे गए तो वही कहा गया था कि भाई तुम मांस मत खाना। और वहाँ जाने के बाद अंग्रेजी की समस्या आई तो वहाँ का वो बोर्ड भी पास किए। वही गांधी जब वापस रिटर्न बैक बैरिस्टर बन करके आए तो पढ़ाई के दरमियान उनका सत्य के प्रति रुझान जबरदस्त बढ़ जाता है और प्रकृति से जिद्दी थे। जहाँ उनको ये दिख जाता कि ये सच है, इस पर अड़िग रहना चाहिए, वो अड़िग रहना सीख लिए। लेकिन ये नेचर किसी भी कीमत पर वकालत के प्रोफेशन में काम नहीं करता। तुम मर्डर करके गए हो यार, वकील के पास किस उद्देश्य के साथ गए हो कि हमको बचा लेगा? लेकिन वो पूछ लेते थे कि क्या हुआ, कैसे मारा, कब मारा, और बोलते थे यही बात हम जाके जज को बता देंगे। तो बदला इतना मौका वकील को खोजेगा। परिणाम ये हुआ कि वकालत का धंधा इनका डेड हो गया। उसी समय अफ्रीका का एक व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, ये सब सुना चुके हैं तुम लोग? हाँ, दादा अब्दुल्ला के केस के पैरवी के सिलसिले में वो गए थे कहाँ को? तो वो गए थे दक्षिण अफ्रीका को। और वही दक्षिण अफ्रीका में जा करके उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना कि आपको जितना जुल्मो सितम ढाना है आप ढालें, लेकिन हम इस मार्ग से किसी भी कीमत पर विचलित नहीं हो सकते। तो गांधी उन दिनों अफ्रीका की सरजमी पर ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पर ला रहे थे, लेकिन चर्चा भारत की गलियों में जबरदस्त थी कि गांधी आएंगे, आज़ादी लाएंगे। गांधी के आने पर इस मुल्क को, इस राष्ट्र को आज़ादी मिलेगी। ये जितने भी छोटे बड़े यहाँ के नेतागण थे, उन तमाम नेताओं की जुबान पर अगर कोई और नेता चढ़ा हुआ था वो थे गांधी, गांधी और गांधी। वही गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान भारत उनका आगमन हुआ। लेकिन लोगों के आशाओं के विपरीत महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से ये अपील किया कि अभी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, तुम ब्रिटिश हुकूमत को हर मोर्चे पर सहयोग करो, तुम ब्रिटिश हुकूमत को हर मोर्चे पर सहयोग करो, तुम लोग सेना में भर्ती हो जाओ। यही कारण था कि गांधी को सफरिंग एजेंट तक कहा गया। और गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। यही गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को समझाया कि बाबू तुम तब तक भारत में कोई आंदोलन आरंभ मत करना जब तक भारत की राजनीतिक दशा और दिशा इस अनुरूप न हो जाए कि तुम कोई मूवमेंट खड़ा कर सको। यही कारण था कि वो भारत भ्रमण पर लगे। और 1916 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। किस आश्रम का? साबरमती आश्रम का। कब?
1916। तो 1916 की एक राजनीतिक घटना हो गई। दूसरी राजनीतिक घटना में आता है, वो राजनीतिक घटना है यही होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग। ये है क्या? होम का मतलब क्या? यहीं से कट करेगा, सुना। होम रूल में है क्या? होम का मतलब क्या होता है? घर, और रूल का मतलब शासन। होम रूल मतलब क्या हो गया? घर का शासन। यारा इसको समझने के लिए तुमको ब्रिटेन रिटर्न बैक जाना होगा। ब्रिटेन का एक प्रांत पड़ता है जो कभी गुलाम हुआ करता था ब्रिटेन का ही। उसका जो स्कॉटलैंड वगैरह का एरिया देख रहे हो, वो एरिया पर ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता थी। तो वहां के लोगों ने ये मांग किया कि जितना बढ़िया आयरलैंड, आयरलैंड का जो भूभाग है, उस आयरलैंड पर अंग्रेजों की सत्ता थी। आयरलैंड गुलाम था किसका? इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। कौन? आयरलैंड। कौन? आयरलैंड। तो वही आयरलैंड के लोगों ने मांग किया। वो मांग यही किया कि जितना बेहतर तरीके से आयरलैंड को आयरलैंड की जनता जानती है, उतना बेहतर तरीके से कोई अंग्रेज नहीं जान सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम हमें आज़ादी दो। मेरा कहना महज इतना सा है कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आयरलैंड के निवासियों को ही जगह दो। मेरी बात समझ में आ रही है? आयरलैंड के निवासियों का यह बिल्कुल नहीं कहना है कि हमको आज़ादी चाहिए। उनका कहना है कि आयरलैंड को आयरलैंड की जनता, आयरलैंड को आयरलैंड की जनता जितना बेहतर तरीके से जान सकती है, उतना बेहतर तरीके से कभी भी किसी भी कीमत पर कोई विदेशी हुकूमत की शक्ति जान नहीं सकती। इसलिए आंतरिक प्रशासन में आयरलैंड के लोगों को जगह दिया जाए। ये मांग हुकूमत को जेन्युइन लगा कि ये सही मांग है, इसको पूर्ति कर देनी चाहिए। और यही कारण है कि अंततः हुकूमत ने आयरलैंड के इस मांग को सुना, इस मांग को पूरा किया। घटना आयरलैंड की थी, लेकिन इसका प्रभाव भारत की सरजमी पर पड़ा। यहाँ के दो नेता, एक का नाम है तिलक और एक का नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम बोले? क्या नाम बोले? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाना आरंभ किया कि भारतीयों को सत्ता में अधिकार दिया जाए। स्वशासन के तरीके से अधिकार की मांग की बात उभरकर सामने आ गई। तो स्वाभाविक है कि इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए बात यही थी कि भारतीयों को उच्च पदों पर अधिकार दिया जाए, प्रशासनिक गतिविधियों में भारतीयों को जगह दिया जाए। और यही मांग जब पुरजोर तरीके से उठाना ये लोग आरंभ किया, उसी की परिणति थी क्या? होम रूल आंदोलन। मांग जेन्युइन था। जैसे आज ही तुम उठा के देखो यारा, भारत को जितना बेहतर तरीके से मोदी जी जान सकते हैं, वो राहुल जान पाएगा क्या? किसी कीमत पर संभव नहीं है। यारा भारत गांवों का देश है। इस चीज को जानने के लिए उसको भारत के जर्रे जर्रे पर भ्रमण करना होगा, जानना पड़ेगा कि आज भी ग्रामीण भारत में, खासकर उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को गरीबी और अभाव में बेच देता है। मैंने शुद्ध पानी मुयस्सर करा दिया जाए तो उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। तो वो भला कैसे जान सकता है कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है? तो वही चीज अंग्रेजों को समझाया जा रहा है कि भारत का वास्तविक परिस्थिति, सीन सिचुएशन को जितना बेहतर तरीके से कोई भारतीय जान सकता है, उतना बेहतर तरीके से कोई और नहीं जान सकता। आज झारखंड की वैकेंसी को उठा के देख लो, इतना डेप्थ में काहे पढ़ना पड़ रहा है झारखंड। ट्राइबल कल्चर जानोगे यार, 3200 ट्राइबल का। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई योजना फ्लॉप क्यों कर जा रहा है? क्योंकि तुमको लगता है कि वो बैकवर्ड है। बात को समझना, तुमको अपनी दृष्टिकोण से लग रहा है कि वहाँ एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटलिटी नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली खंभा नहीं है, कैसे जीवन जीता होगा। लेकिन उसकी एक अपनी अर्थव्यवस्था है, उसकी एक अपनी न्यायिक प्रणाली, जिस प्रणाली में वो संतुष्ट है। जब उसके पूरे कल्चर को जानोगे तब समझ में आएगा कि लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए। सेम चीज एक तरह से मांग था होम रूल आंदोलन। और ये जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत, इसको शुरुआत करने वाले कौन कौन कैरेक्टर है?
तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन इस विचारधारा को किसने लाया? इस विचारधारा की जनक है एनी बेसेंट। ध्यान रखना, यहां फंसोगे। आंदोलन का सूत्रधार, आंदोलन के थॉट को लाने का श्रेय जाता है किसको? एनी बेसेंट को। लेकिन भारत में आंदोलन की शुरुआत का श्रेय, भारत में आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। जबरदस्त पूछता है, 28 अप्रैल को ये आरंभ किए। ध्यान रखोगे, आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो तिलक ने जब आंदोलन को आरंभ किया, करना कुछ नहीं था, माइक चोंगा ले लेना था, गांव गांव घूमना था, हर किसी को यही बतलाना था कि हमें हमारा अधिकार दो, हमको प्रशासनिक पदों पर जगह दिया जाए। कोई अहिंसक वारदात, हिंसक वारदात की बात नहीं थी। हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ता चला जा रहा है, बढ़ते दबाव के आगे हुकूमत के ऊपर जो प्रभाव पड़ा सो पड़ा। एनी बेसेंट के कार्यकर्ताओं ने एनी बेसेंट के ऊपर दबाव बनाना आरंभ किया कि जब तिलक ने आरंभ किया तो आप भी होम रूल आंदोलन को आरंभ करें। तो ये जो एनी बेसेंट थी, उसका एनी बेसेंट का सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र जो है, वो सबसे अधिक प्रभाव क्षेत्र आता है, वो आता है मद्रास में। कहाँ आता है? मद्रास में। और उनके संगठन सचिव थे अरुंडले। कौन थे? अरुंडले। क्या नाम बोले हम? अरुंडले। संगठन सचिव के रूप में कौन है? अरुंडले। संगठन सचिव कौन है? अरुंडले। तो ये दबाव जो पड़ना आरंभ हुआ, उसके कारण उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। तो अगर पहले पूछेगा किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया है? तिलक ने। किसने किया है? तिलक ने। तिलक के बाद कौन हो गया? एनी बेसेंट। लेकिन इस विचारधारा को किसने लाया? इस विचारधारा को सबसे पहले लाने का श्रेय जाता है एनी बेसेंट। किसको जाता है? किसको जाता है? ध्यान रखना, सबसे विचारधारा वर्ड कोट करेगा तब होगा एनी बेसेंट। आंदोलन की शुरुआत का श्रेय पूछेगा, ये चल जाएगा किसको? तिलक को। सुनो ना, इस सारा पॉइंट्स तुमको लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए केवल मैटर को समझ लो, फिर हिंदी इंग्लिश जो ट्रांसलेट करना है कर लो। तो ये तिलक और एनी बेसेंट की कड़ी आ गई। अब जो नेक्स्ट प्रकरण आता है वो आता क्या है सो समझना। अब हो गया कि कहीं दोनों के कार्यकर्ता एक ही जगह पर तो घमासान नहीं करेंगे, इसलिए दोनों का अपना अपना एरिया बांट दिया गया। एरिया किसको कहाँ दिया गया? तो तिलक के जिम्मे में दिया गया मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार। 4 इलाका भूलना मत, टॉप क्लास का ऑब्जेक्टिव है, धुआंधार पूछता है। कहाँ कहाँ बोले? मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार। ठेठ में कैसे दिमाग में रखोगे? MMKB। क्या बोले हम? MMKB। फिर से बोलो, फिर बोलो। M फॉर मध्य प्रांत, M फॉर महाराष्ट्र, K फॉर कर्नाटक, B फॉर बरार। ये इलाका दिया गया किनको? तिलक। बम्बई, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ के, बहुत बार यूपीएससी में पूछा है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में किसको छोड़कर? बम्बई को छोड़कर। महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर। डन है? ऑब्जेक्टिव निकाल लो। ये हुआ है 1916 में। घटना है कब की? घटना है कब की? बोलता क्या नहीं, लकवा मार देगा मुंह। घटना है कब का? घटना है कब का? इस विचारधारा को किसने लाया? विचारधारा पूछेगा तो किसको टिक लगाओगे? आरंभ सबसे पहले किसने किया? तिलक का एरिया का कोड क्या है? MMKB। कोड क्या है? M फोर महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बोलो महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार। महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार। और शेष एरिया किसको दिया गया? एनी बेसेंट। टारगेट क्या था? तो टारगेट यही था, संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। और किस तरीके से? संवैधानिक तरीके। मुख्य नेता कौन हो गए? तिलक और एनी बेसेंट। देखो, तिलक ने आरंभ किया था 28 अप्रैल 1916। कितना अप्रैल है? तो आरंभ करने का श्रेय पहले किसको जाता है?
तिलक को। विचारधारा किसने लाया? तिलक का प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ध्यान रखना कि बंबई को छोड़कर यूपीएससी में बहुत दफा पूछा है। रेलवे एसएससी के लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने लाया, तो तिलक और एनी बेसेंट ने। कमीशन बल का दोगे तो उसमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थॉट किसने लाया, तो एनी बेसेंट ने। थॉट कहाँ से आया, तो आयरलैंड से। इसका उद्भव कहाँ से है? आयरलैंड से। उद्भव कहाँ से है? डन है। बेसेंट ने आयरलैंड की तरह यहाँ पर भी मांग किया। बेसेंट के संगठन सचिव का नाम हम क्या बोले? अरुंडले। क्या बोले? और इनका सबसे अधिक प्रभाव कहाँ था? मद्रास में। कहाँ था? कहाँ था? ध्यान रखना, इस लाइनिंग को गौर से देखो। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना, यहाँ पूर्ण आज़ादी की मांग दूर दूर तक नहीं है। यहाँ मांग महज इतना ही है कि भारतीयों को आंतरिक प्रशासन में अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार तुम्हारे पास ये जो चला आया, 28 अप्रैल को बेलगांव में इसकी शुरुआत हो गई। तिलक का यही कथन था कि हम उस बेटे की तरह हैं जो कुल मिलाकर के हम जवान हो चुके हैं और हमको अब जो राइट चाहिए वो हमको दिया जाए। माने बचपन में तुमको चॉकलेट दिया जा रहा है तो जवानी में चॉकलेट से गुजारा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तुम लोगों को पान पराग और पुड़िया चाहिए कि तेरा साफ पीता होगा सिगरेट दारू सब रे। वही है कथन, ये ध्यान रखना। ये कथन को कोट करता है लेकिन बड़े एग्जाम में कोट करेगा। हम उस बेटे की तरह हैं जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक उस बेटे को वाजिब हक दे। रटा गया होगा, हाँ या ना? आप जो आगे पढ़ाने जा रहे हो प्योर यूपीएससी पूछेगा, साधारण एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखो एनी बेसेंट का सहयोगी कौन कौन था? एनी बेसेंट के सहयोगी में बीपी वारिया ये सब आते हैं। देखो बीपी वारिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये दो इसके प्रमुख सहयोगी थे। कौन कौन? वारिया और अय्यर। कौन कौन? वारिया और अय्यर। वारिया और अय्यर। वारिया और वारिया और एनी बेसेंट को होम रूल आंदोलन के जो मेंबरशिप लिए थे उसमें जवाहरलाल नेहरू है, बी चक्रवर्ती है, जे बनर्जी है, ये सब इसके सक्रिय मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। अब तक तुम लोगों ने ये देखा कि होम रूल आंदोलन का थॉट एनी बेसेंट ने लाया और ये थॉट कहाँ से आया, तो ये थॉट आया है आयरलैंड से। ये आयरलैंड की विचारधारा थी, संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग की विचारधारा। आंदोलन को आरंभ करने का श्रेय जाता है तिलक और एनी बेसेंट को। इसको आरंभ सबसे पहले तिलक ने किया। तिलक का अधिकार क्षेत्र में आ गया MMKB। उसने दिमाग में हमेशा कोट रखना, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर। रंडन है, कोई धक्धाकी नहीं है, रखा गया है। अब इसको राइटिंग स्किल सिखाएंगे अभी तुरंत। इसके बाद देखो प्रभाव क्षेत्र हुआ गया, शेष भारत हो गया। पत्रिका कॉमनवेल्थ और लीव इंडिया जिसके माध्यम से प्रचार हुआ। तो इस प्रकार तुम लोगों ने ये देखा कि एनी बेसेंट का जबरदस्त इसमें जलवा रहा और इसका परिणति क्या हुआ, आगे चल करके एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के साथ ही होम रूल आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन होम रूल आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता यह थी कि 1917 में 30 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव में साफ शब्दों में कहा गया कि यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा है, उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रदान किया जाए। ये बहुत बड़ी जीत थी 1917 के किसका? होम रूल आंदोलन। डन है, बुझा गया यहाँ तक? हाँ या ना? क्या हुआ? नहीं, ये के बाद पूरा जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आंदोलन की समाप्ति का कड़ी बुझाया। हाँ या ना? अरे वो लोग मेंबर हैं, वो सहयोगी हैं। जैसे तुम नेतागिरी करने लगो चमचा चाहिए ना। अब समझ में आ गया? यहाँ तक एकदम क्लियर है ना? बोल रहा है क्या क्या आ गया ऑब्जेक्टिव में? देखो रेलवे एसएससी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई।
इसके दो लीडर हैं, तिलक और एनी बेसेंट। एक कॉमन है सामान्य एग्जाम के लिए, थॉट जहाँ देगा कमीशन की ओर एंट्री लोगे ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें आएगा विचारधारा कहाँ से लिया गया, तो विचारधारा लिया गया आयरलैंड। विचारधारा किसने लाया, एनी बेसेंट। आंदोलन भारत में आरंभ किसने किया, 28 अप्रैल 1916। 28 अप्रैल 1916। तिलक का प्रभाव क्षेत्र हो गया MMKV। इसका संगठन सचिव किनका, किसका, एनी कौन, अरुण डोले। कौन हो गए, कौन हो गए, सबसे अधिक प्रभाव कहाँ रहा, मद्रास। किनकी गिरफ्तारी के बाद समाप्त हुआ, तो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन समाप्त होता है। पार्लियामेंट में जब ये प्रपोजल दिया गया कि यहाँ पर एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है। डन है, और आंदोलन समझ में आ गया पूरा, हाँ या ना। अब इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप पर लिखना, ऑब्जेक्टिव इतना ही बनेगा, तो सीधा इसका आंसर बनेगा 1905 से, कि जिस 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके फूट डालो और राज करो की नीति को चलाया था, उस घटनाक्रम में तीखा मोड़ तब आता है जब 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस रूपी संगठन भी दो टुकड़ों में बंट जाता है। नरमपंथ को ब्रिटिश हुकूमत ने अपना पक्षधर बनाया और वहीं गरमपंथ की ताकत को ताकत से कुचलने की हर संभव कोशिश किया। ये बात आगे चल करके जब लोगों को समझ में आया तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथ और गरमपंथ दोनों एक मंच पर तो जरूर आए, लेकिन के पहले ही गांधी का भारत में पदार्पण हो चुका था और 1915 में गांधी के युग की शुरुआत का शुभारंभ माना जाता है। 1916 के कालखंड में आयरलैंड की राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होकर के एनी बेसेंट ने उस विचारधारा को भारत में लाने की कोशिश किया और उसी की परिणति के रूप में हम लोग होम रूल आंदोलन को देखते हैं। ये वो होम रूल आंदोलन था जिसमें संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति की बात थी, या पूर्ण आज़ादी की बात कहीं नहीं कही गई। इसी की परिणति हुई कि गांव-गांव घूमना था, राष्ट्रीयता को फैलाना था, अपनी मांगों को हुकूमत के आगे रखना था, और इसका प्रभाव लाजवाब तरीके से भारत में पड़ता है। और अंततः ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उत्तरदायी सरकार के गठन की बात को स्वीकार करती है। यही होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? आप इसका तुम्हारा प्रभाव पूछेगा तो बहुत आगे चल जाएगा। 20 अगस्त को घोषणा, उस वक्त वहाँ के प्रधान सब नहीं पूछेगा, तुम लोगों को साधारण एग्जाम में दिमाग में रख लेना। प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, संगठन सचिव मॉन्टेग्यू है, यहाँ का वाइसराय चेम्सफोर्ड है, चूंकि आगे पढ़ाएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू की घोषणा भारत में शासन की हर शाखा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया जाए। मॉन्टेग्यू की घोषणा की उत्तरदायित्वों उदारवादियों के लिए ये मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया।